हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब तक स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते तब क्या होगा? संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का राजनीतिक और विकास संबंधित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यह किस कमेटी ने कहा था? तो यह कहा था बलवंत राय कमेटी ने। बलवंत राय कमेटी ने कहा कि जब तक स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते तब तक संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों तथा राजनीतिक और विकास संबंधित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंडल पंचायत की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई? तो यह किस कमेटी के सिफारिश पर हुई थी? यह हुई थी अशोक मेहता कमेटी। किस कमेटी पर? अशोक मेहता कमेटी के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत भारत का प्रथम राज्य, तो यह है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम के उपाध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उनको मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू हुई? तो यह लागू हुई थी 1953 ईस्वी में। कब लागू हुई थी? 1953 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि लागत व मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? कृषि लागत व मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? यह मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? तो किस फसल का है? यह गेहूं का, लगभग 24%। कितना? लगभग 24%। इसके बाद आता है चावल का, ये आता है चावल का, ये है आपका 18%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? जो टर्मिनेटर तकनीक है इसका संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध चावल की फसल से है। चावल की फसल से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह है आपका 13। यह है आपका 13। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका जबलपुर। कहाँ स्थित है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो यह शामिल है आपका कृषि कार्य, स्वास्थ्य व समाज कल्याण। क्या क्या शामिल है? कृषि कार्य, स्वास्थ्य व समाज कल्याण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गांव में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? तो ये क्या है? ये है जाति। क्या है? जाति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति के क्या कारण है? जो गांव की स्त्रियां होती हैं क्या होती हैं? अशिक्षित होती हैं। अशिक्षा का अभाव होता है उनके समाज में, बाल विवाह होता है, वह पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पटवारी का संबंध होता है। जो एक पटवारी होता है उसका क्या संबंध होता है? वह पटवार हलके से। किससे? पटवार हलके से उसका संबंध होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का न्यायिक मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई? तो जो किसान देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी वह प्रारंभ हुई थी 1998-99 ईस्वी में। कब हुई थी? 1998-99 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन हमारा नाबार्ड से संबंधित। तो नाबार्ड का तो पहली बार हम फुल फॉर्म देखते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो उस समय चल रही थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब ये भी रिलेटेड है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है यह है आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कृषि हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का लोन देते हैं? तो किस प्रकार का लोन देते हैं? देते हैं अल्पकालीन व मध्यकालीन लोन। कौन सा लोन? अल्पकालीन व मध्यकालीन लोन। अगला क्वेश्चन है हमारा धारणी कृषि का अर्थ है। जो धारणी कृषि का अर्थ है वह है आत्मनिर्भरता। क्या है? आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? जो युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो यह होता है एक ही साथ दो फसल। एक ही साथ दो फसल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में खाद्य समस्या का प्रारंभ कब से हुआ? तो जो भारत में खाद्य समस्या का प्रारंभ कब से हुआ? यह हुआ था 1947 से। कब से? 1947 से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में ग्राम ऋण का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये है आपके साहूकार। कौन से? साहूकार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में खाद्य समस्या का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये कब से हुआ था? 1947 से। कब से? 1947 से। अगला क्वेश्चन कि भारत में ग्राम ऋण का, यहाँ ऋण होना चाहिए, ग्राम ऋण का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? यह है आपके साहूकार। साहूकार क्या करते हैं? पैसा दे करके उस पर ब्याज लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, कैसे क्षेत्रों में? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो यह खेती की जाती है दियारा खेती। क्या? कैसी खेती? दियारा खेती। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन किसका है? मतलब ये किसने कहा कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ जबकि नागरिक जीवन सुझाता है खर्च करो। जो ग्रामीण जीवन है वह कहता है कि बचाओ, लेकिन जो नागरिक जीवन है वह कहता है खर्च करो। ये कथन किसका है? तो यह कथन है E.A. रास। किसका? E.A. रास का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी पदार्थों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में अनुशंसा करता है। तो कौन करता है? यह करता है कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। जो भारतीय कृषि है मानसून का जुआ है, कथन किसका है? यह किसने कहा था? कि ये कहा गया था भारतीय योजना आयोग द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय योजना आयोग ने कहा कि जो भारतीय कृषि है वह मानसून का जुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई कृषि नीति
की घोषणा की गई। तो जो नई कृषि नीति है इसकी घोषणा कब की गई? ये घोषणा की गई थी जुलाई 2020 में। कब? जुलाई 2020 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगर जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधि के अनुसार ऋणों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अवधि के अनुसार ऋणों को वर्गीकृत किया जा सकता है तो कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई भी भारत का कोई भी राज्य हो, तो उसकी बैठक जो कौन बुलाता है? सरपंच। कौन? सरपंच बुलाता है। चलिए अगला है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। ये है आपका, मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो किस स्थान से हुई थी? यह हुई थी झांतला नीमच से। कहाँ से? झांतला नीमच से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्यूनतम कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत बनाई जा सकती है? तो कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत बनाई जा सकती है? तो यहाँ बनाई जाती है 5000। कितने? 5000। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश का नाम दे दिया है, लेकिन मत चाहे कोई भी प्रदेश हो, आप यहाँ मध्य प्रदेश काट के कोई भी प्रदेश आप लगा सकते हैं। तो कोई भी प्रदेश हो, उन ग्राम पंचायतों में सरपंच का जो चुनाव होता है वह होता है प्रत्यक्ष रूप से। ग्राम पंचायतों में सरपंच का जो चुनाव होता है वह कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है? कितनी आबादी होनी चाहिए एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए? तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1000। कम से कम 1000। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत में अधिकतम कितनी वार्ड हो सकते हैं? तो कितने? अधिकतम 20 वार्ड। कितने? अधिकतम 20 वार्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किए जाने का प्रावधान है? पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किए जाने का प्रावधान है? तो यह आपका 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये मध्य प्रदेश कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम सभा की सदस्य कौन होंगे? तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? गांव के सभी वयस्क लोग जो 18 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्ति हैं वह क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये मध्य प्रदेश यहाँ भी काट दें तो इसको क्या हो जाएगा? ग्राम स्वराज प्रणाली में प्रतिनिधित्व इकाई मानी जा सकती है। तो वह कौन माना जाता है? ग्राम सभा। कौन? ग्राम सभा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो यहाँ कह रहा है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी वर्ष 2004 में। वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका रजनी कोठारी का। किसका? रजनी कोठारी का। रजनी कोठारी ने कहा कि देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण तथा सामाजिकरण तभी हो सकता है जब पंचायती राज संस्थाओं ने देश में भूमिका का निर्वाह किया है। अगला
अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए 1977 में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो यह समिति गठित की गई थी अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में क्या सुझाव दिए? तो सुझाव क्या क्या दिए थे? उन्होंने 3 सुझाव दिए। कौन कौन? कि जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए, दूसरा जिले को विकेंद्रीकरण की दूरी माना जाए, तीसरा जिलाधीश सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय, कितने स्तरीय? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो ये सुझाव दिए थे ग्राम पंचायत स्तर को समाप्त करने की। किसको समाप्त करने की? ग्राम पंचायत स्तर को। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक मेहता समिति ने विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति को धरातली संगठन माना? तो किसको माना था? ये माना गया था मंडल पंचायत को। किसको? मंडल पंचायत को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता कमेटी ने मंडल पंचायतें कितनी जनसंख्या पर गठित करने की सिफारिश की? तो ये की थी 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर। 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक दल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में खुले तौर से भाग ले, यह किस समिति की सिफारिश है? तो यह सिफारिश है अशोक मेहता समिति की। किसकी? अशोक मेहता समिति की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को पंचायतों की मध्यवर्ती संस्था न बनाने के लिए कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? तो कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? यह छूट दी गई है 20 लाख की जनसंख्या पर। 20 लाख की जनसंख्या पर छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सरपंच व उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है जिला उप संचालक को। किसको? जिला उप संचालक को ग्राम पंचायत सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत की जो स्थायी समितियों का सचिव कौन होता है? जो स्थायी समितियां होती है ग्राम पंचायत की, उसका सचिव कौन होता है? वह होता है ग्राम पंचायतों का सचिव। कौन होता है? ग्राम पंचायतों का सचिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नवीन पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ। तो कब हुआ था प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन? 1994 ईस्वी में। कब हुआ था? 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है, वह अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वह देता है अतिरिक्त कलेक्टर को। किसको? अतिरिक्त कलेक्टर को या कलेक्टर को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब कराए गए? तो 1994 में। कब कराए गए थे? 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन दे सकता है? तो जो पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन देता है? तो वह देता है राज्य विधानमंडल की अनुमति लेकर के पंचायत
कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? तो उनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद पंचायत का क्षेत्र कौन सा है? जो जनपद पंचायत का क्षेत्र होता है वह होता है आपका विकास खंड। क्या होता है? विकास खंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि किसका निर्वाचन राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है, कि प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से। तो यह छोड़ा गया है सरपंच का। किसका? सरपंच का, या ग्राम मुखिया का, या ग्राम प्रधान का। दोस्तों यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।